वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कई दिनों के बाद लेकर आ चुके हैं एक सुपर साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। नाम है पोजीशन। इसी नाम से और भी कई मूवीज अलग अलग साल में रिलीज हुई हैं, लेकिन ये उन सबसे एकदम हटके है। तो बिना देरी के चलिए चलते हैं। इसमें कई सारे ट्विस्ट, टर्न्स और सस्पेंस, तो इंतजार किस बात का। तो कहानी की शुरुआत में कहानी की हीरोइन जेसिका को दिखाते हैं, जो कि एक नरम दिल औरत है, प्रोफेशन से लॉयर है और फिलहाल वो एक अक्यूज्ड की फाइल देख रही है। ये अक्यूज्ड कोई और नहीं, जेसिका के पति का भाई है दोस्तों। उसकी फाइल है जिसका नाम है रोमन। उसने ना किसी को बड़ी बेरहमी से अटैक किया और फिर 2 महीने जेल में भी बिताए, क्योंकि उसका ये पहला जुर्म है और विक्टिम की जान नहीं गई, इसलिए कोर्ट ने उसको सुधरने का मौका दे दिया है। तब जेसिका को एक टेक्स्ट मैसेज आता है जो कि उसके पति रियान ने भेजा हुआ है कि अपना बैग चेक करो। वो अपना बैग चेक करती है तो उसमें रियान ने सरप्राइज के तौर पर एक रोज रखा होता है और एक नोट में लव यू आर लिखा होता है। जेसिका उसको देखकर स्माइल करती है। वैसे रियान की बात करूं तो बहुत ही लविंग हस्बैंड है दोस्तों, और अक्सर जेसिका को इस तरह के छोटे छोटे सरप्राइजेस देता रहता है जिससे जेसिका को खुशी मिलती है। तो काम के बाद वो घर आती है, मतलब जेसिका, और रियान को पुकारती है। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, लेकिन घर पे रियान नहीं होता। बैक डोर खुला होता है और किसी की आहट को सुनकर जेसिका घबरा जाती है। तब इनका डॉग मैंडी अंदर आता है। जेसिका कहती है, यार तुमने तो मुझे डरा दिया था मैंडी। कहकर वो उसे प्यार से सहलाती है और जो भी अपने पेट के साथ लोग करते हैं वो करती है। लेकिन तभी बेसमेंट से कोई आवाज आती है। वो नीचे जाती है तो वहाँ रियान उस तरफ मुड़कर कोई काम कर रहा होता है। तो जेसिका मजाक में, क्योंकि डेली करती है, वो उस पर टच करती है और कहती है, हे रियान, यहाँ क्या कर रहे हो। वो मुड़ता है दोस्तों तो पता चलता है ये रियान नहीं, उसका भाई रोमन है। वही रोमन जिसकी फाइल थोड़ी देर पहले जेसिका पढ़ रही थी। दरअसल रोमन एक क्रिमिनल नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी उसने किसी पे बहुत ही बुरी तरह हमला किया था और उसे आइंदा ऐसी हरकतें ना करने और सुधरने के लिए 3 साल का वक्त दिया गया है। और इन 3 सालों में उसे कोर्ट को यकीन दिलाना है कि वो वायलेंट नहीं है। और हाँ, एक और कंडीशन है कि इस दौरान वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता कहीं भी। अगर उसने फिर से ऐसा कोई कांड किया या शहर से भागा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा वापस। अब जेसिका रोमन की लॉयर थी दोस्तों, और उसी का केस हैंडल करते करते जेसिका रोमन के भाई रियान से मिली। उनके बीच में प्यार हुआ, फिर शादी भी हो गई। तो ये कहानी है। वैसे जेसिका ने रोमन को इस केस से बचा तो लिया, लेकिन वो बहुत ही वायलेंट आदमी है और जेसिका को उससे बहुत ही डर लगता है कि पता नहीं कब क्या कर देगा। फिलहाल तो जेसिका ने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो बड़ा गुस्सा होता है। जेसिका पूछती कि रियान कहाँ है। वो कहता है कि रियान ने कॉल किया था और कहा था 10:30 बजे तुम्हें उसे पिकअप करने जाना होगा, तो जाओ। तो जेसिका रियान को पिकअप करने जाती है और रियान वहां नहीं होता। लेकिन जेसिका जानती है कि वो हमेशा मुझे सरप्राइज करने की कोशिश करता रहता है, इसलिए क्या पता इस बार भी कुछ नया करने की ट्राई कर रहा हो, कहीं मेरे पीछे से ना आ जाए। तो वो स्माइल करके पीछे मुड़ती है और जैसा उसने सोचा था रियान वहीं पे खड़ा होता है। वो जेसिका को एक गुलदस्ता देता है और फिर दोनों अपना किस करते हैं। तब रियान जेसिका के पॉकेट में कुछ रखता है दोस्तों, और जेसिका को पता तक नहीं चलता। दोनों अपना घर आ जाते हैं तो रियान कहता है कि जरा अपना पॉकेट चेक करो। जेसिका भी देखती है तो पॉकेट में एक सिल्वर चेन होती है जिसके ग्लास पेंडेंट के अंदर एक कागज होता है। और घर तो देखिए कितना बढ़िया सजाया हुआ है, ऊपर से एक खूबसूरत सा केक भी तैयार है। दरअसल आज इन दोनों की शादी की सालगिरह है, 1 साल हो चुका है, और इसलिए रियान ने जेसिका को सरप्राइज देने के लिए रोमन से कहकर ये सारा अरेंजमेंट करवा दिया था। लेकिन जेसिका तो अपनी एनिवर्सरी भूल ही गई थी, वो तो केस में बहुत बिजी थी। तो वो थोड़ा शर्मिंदा भी होती है कि यार बताओ यार, मुझे डेट याद नहीं थी। लेकिन रियान कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं तो मुझे तो याद है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ तुम काम में बहुत ही बिजी रहती हो। कहकर रियान उसको वो चेन पहनाता है और तब रोमन आ जाता है वहाँ पे। दरअसल जब जेसिका रोमन का केस लड़ रही थी ना, तो रोमन उसे पसंद करने लग गया था, लेकिन जेसिका ये बात नहीं जानती, और अगर जानती भी तो ऐसे वायलेंट आदमी को तो कभी भी वो पसंद नहीं करती। उसे आया रोमन का भाई रियान पसंद, दोनों ने शादी कर ली। तो इसी वजह से जब भी रियान और जेसिका को रोमन क्लोज होते हुए देखता है ना, उसका खून खौल जाता है। लेकिन वो क्या करे, रियान के सामने एकदम नॉर्मल कूल बिहेव करने लग जाता है। अब रियान नहाने जाता है तो रोमन को देखकर जेसिका को डर लगता है कि कहीं इसके दिमाग में कुछ गलत चीजें ना चल रही हो। असल में रोमन अक्सर जेसिका के कमरे में झांकता रहता है, बदतमीज। उसे मतलब अजीब नजरों से घूरता है दोस्तों। वो बाथरूम में होती है ना तो खिड़की से देखने की कोशिश करता है। इस बारे में वैसे जेसिका ने रियान से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन क्या करें, अपने भाई पर रियान को जरा भी भरोसा नहीं है। भरोसा बोले तो मतलब वैसा भरोसा, मतलब वो ये नहीं सोचता कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। इसलिए जेसिका ने रोमन के बारे में रियान से फिर शिकायतें करना बंद ही कर दिया कि वो तो कुछ करेगा नहीं, क्या फायदा शिकायत करके। पर वो हमेशा अब रोमन से दूर ही रहने लग जाती है। अब डिनर के बाद रियान और जेसिका अपनी वेडिंग फोटोज और वीडियोस देखते हैं। रियान जब भी किसी से बात करके परेशान होता है तो वो अपनी वेडिंग वीडियो देखता है, क्योंकि वही उसकी लाइफ के सबसे हैप्पी मोमेंट थे। इस वीडियो को देखकर रियान को खुशी महसूस होती है। अगली सुबह दोस्तों जेसिका ब्रश करने जाती है तो रियान ने पहले से उसके ब्रश में पेस्ट लगा के रखा होता है, और वो जो टेबलेट्स खाती है वो भी एकदम तैयार रखा होता है। मतलब बहुत ही केयरिंग हस्बैंड है। इस तरह से उसके लिए सारी छोटी छोटी चीजें करता रहता है जितना उससे बन सके, और इन्हीं बातों से जाहिर होता है कि वो कितना प्यार करता है उससे। मतलब सच में यार, उसे अपनी पलकों पे बिठा के रखता है, ये समझो। लेकिन रोमन के बारे में वो जो भी कहती है, मतलब जेसिका
जेसिका जो भी कहती है उसे कभी भी रियान सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि आखिर रोमन उसका भाई है और रियान के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। वैसे रोमन की गर्लफ्रेंड भी है, उसका नाम कैजी है दोस्तों। वो रोमन से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन रोमन तो बस नाम के लिए उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानता है, उसके साथ वही सारे मजे करता है, बाकी उसे कैजी से कोई खास लगाव नहीं है। वैसे जेल से छूटने के बाद रोमन कैजी से मिलने तो जाता है, दोनों साथ होते भी हैं, तो वो कहती है कम से कम इसके बाद तो तुम खुद को जरा बदलो यार, थोड़ा सुधर जाओ। लेकिन दोस्तों वो ठहरा खड़ूस और चिड़चिड़ा आदमी, उसे और गुस्सा आ जाता है, वो झट से उसको थप्पड़ मार देता है, लगभग एक साइको की तरह। मतलब ऐसा हो गया उसका कि दूसरों को मारने में उसको अलग ही मजा आता है, पर कैसी उस पर गुस्सा नहीं होती और ना ही उससे लड़ती है, शायद उसको इसकी आदत पड़ चुकी है। दूसरी ओर रियान को दिखाते हैं जो कि एक आर्टिस्ट है, प्रतिमाएं बनाता है। उसने घर में एक स्टूडियो बना के रखा हुआ है जहां वो अपना काम करता है। वो जेसिका की एक प्यारी सी प्रतिमा बना रहा होता है। जेसिका अंदर आती है तो दोनों के बीच में थोड़ा अपना रोमांस हो जाता है। इसे रोमन अपने कमरे से देख रहा है, ऐसा हमें दिखाया जाता है। अगले सीन में जेसिका किचन में काम कर रही होती है और रियान बाहर गार्डन में काम कर रहा होता है। उसे अपने गार्डन और वहाँ के पौधों से बहुत ज्यादा लगाव है, मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है। अचानक रियान का दिया हुआ वो सिल्वर चेन टूट जाता है और जेसिका की गर्दन से नीचे गिर जाता है। अब जेसिका भले ही लॉयर है दोस्तों, लेकिन वो ऐसे शकुन वगैरह में विश्वास रखती है, इसीलिए वो इसको अब शकुन मानकर परेशान हो जाती है कि ये चेन टूट गया तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रियान अंदर आता है और समझाता है कि एक काम करो, मुझे दे दो, मैं ठीक करके बाद में तुम्हें पहना दूंगा, तब तक इसे मैं एक सेफ जगह छुपा के रखूंगा। कहकर वो जेसिका को किस करता है। इसी बीच वो रोमन जानबूझकर किसी चीज को जोर से पटक देता है और फिर फ्रिज से पानी पीकर चला जाता है। जाते जाते मैंडी को भी छेड़ता है वो, मतलब डॉगी को। जिस तरह जेसिका रोमन से डरती है ना, उसी तरह मैंडी को भी रोमन से बड़ा डर लगता है। वो उसके पास भी नहीं जाता, वो भी शायद जानता है कि रोमन एक नंबर का खड़ूस और वायलेंट आदमी है। जेसिका फिर रियान से कहती है कि तुम्हारे भाई की हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती, मुझे घर में रहते हुए ना बहुत ही डर लगता है। पर रियान कहता है कि देखो वो बुरा आदमी नहीं है जेसिका, बचपन में हमारे पिता उसे बहुत मारते थे क्योंकि वो कोई ना कोई शैतानी करता रहता था, बस इसीलिए उसकी थोड़ी मानसिक स्थिति थोड़ा वैसी हो चुकी है। थोड़े दिन सब्र करो, फिर हम कहीं और चले जाएंगे। इस तरह वो फिलहाल तो जेसिका को चुप करा देता है। अगले दिन रियान अपने घर के लेटर बॉक्स में जेसिका के लिए एक लव लेटर छोड़ जाता है। ये भी उसकी आदत है दोस्तों, हफ्ते में कम से कम 1-2 बार वैसा करता है, उसको बढ़िया फील कराने के लिए, और लेटर को लेटर बॉक्स में डालकर चला जाता है। मतलब रोमांस करने के सारे तरीके पता है उसको, बढ़िया है। अब रियान के जाने के बाद अचानक कोई आवाज सुनकर जेसिका दरवाजा खोलती है तो रोमन अपनी चीजें पैक करके कहीं जाने लग जाता है और जाते जाते जेसिका को ऐसे घूर कर जाता है कि क्या बोले। वैसे कल जेसिका ने रियान से उसकी शिकायत की थी ना, शायद इसी गुस्से से वो घर छोड़कर जा रहा है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर खतरनाक है भाई। उसके मुताबिक उसे 3 साल के लिए शहर से बाहर जाना बिल्कुल मना है, और अगर वो पकड़ा गया तो बस जेल जाना पड़ेगा। तो जेसिका तुरंत रियान को इन्फॉर्म कर देती कि तुम्हारा भाई ये हरकतें कर रहा है, तो वो तो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो। कहकर वो रोमन को रोकने के लिए अपनी कार में निकलता है, और यहाँ रोमन अपनी गाड़ी में जा ही रहा होता है तो रियान रोमन को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। दोनों ही आमने सामने कार ड्राइव करके आ रहे होते हैं। मौसम बड़ा खराब होता है, चारों ओर कोहरा कोहरा होता है, सामने से आती कोई भी चीज नजर नहीं आती। ऐसे में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलाते हुए गोल्डन गेट ब्रिज पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वही वाली बात है, कोहरे की वजह से एक दूसरे की गाड़ी को देख नहीं पाते। रोमन तो बहुत ही गुस्से में तेज चलाता है और एक पॉइंट पर दोनों की कार टकरा जाती है और एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाती है दोस्तों। एक तरफ रियान खून में पड़ा हुआ है तो दूसरी ओर रोमन पड़ा हुआ है। फिर क्या होना था। अगले सीन में दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, दोनों के सर पे बहुत ही चोट आई होती है। डॉक्टर्स तो बताते हैं कि दोनों ही कोमा में हैं, तो जेसिका रियान के पास जाकर रोने लग जाती है। इसी बीच रोमन के फोन पर कैजी का कॉल आता है। जेसिका उसे भी इन्फॉर्म कर देती है कि रोमन का एक्सीडेंट हो चुका है। वो भी तुरंत हॉस्पिटल आकर रोमन को देखती है और जेसिका से कहती है अगर रोमन को होश आ जाए तो प्लीज मुझे खबर कर देना। अब यहाँ जेसिका को रोमन की तो नहीं लेकिन रियान की बड़ी चिंता होती है कि पता नहीं उसे कब होश आएगा, लेकिन डॉक्टर की बातों से पता चलता है कि उसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए यार, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है। रियान कब कोमा से निकलेगा ये कोई नहीं बता सकता, फिलहाल तो डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। जेसिका अपना घर जाकर लेटर बॉक्स से रियान का लेटर निकाल कर पढ़ती है और बहुत ही इमोशनल हो जाती है बेचारी। जेसिका ने उसके सारे लेटर्स, कुछ पर्सनल फोटोज वगैरह एक बॉक्स में रखे होते हैं। उनको देखकर जेसिका रियान के साथ बिताए हुए सारे पल याद करके बहुत रोती है। वहाँ रोमन को आ जाता है होश और वो रियान के पास जाता है। वो ना दोस्तों उसको टच करने वाला होता है कि तभी उसे एक्सीडेंट का दृश्य दिखता है और घबराकर वो एक कोने में बैठकर कांपने लगता है। अब डॉक्टर्स आते हैं जेसिका को खबर करने कि रोमन को होश आ गया। वो भी तुरंत आ जाती है। डॉक्टर तो रोमन को पूरी तरह से चेक करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद है कि नहीं, पर रोमन को कुछ याद नहीं, लेकिन वो कहता है कि मुझे बस अपनी शादी याद है। और सब चौंक जाते हैं क्योंकि रोमन की शादी तो हुई नहीं। जेसिका को देखकर वो बड़े प्यार से कहता है कि जेस तुम कैसी हो। सुनकर जेसिका चौंक जाती है क्योंकि सिर्फ रियान उसे जेस कह के पुकारता था, और तो और जेसिका को पहले से रोमन से डर लगता था, इसीलिए वो उसे पास आने ही नहीं देती।
अब जेसिका डॉक्टर से पूछती क्या मेरे पति रियान भी इसी तरह कोमा से निकल पाएंगे, तो वो लोग कहते हैं कि ये तो हम कह नहीं सकते। रोमन को रियान से कम चोटें लगी थी, लेकिन रियान को ज्यादा लगी है, उसकी हालत बहुत ही सीरियस है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। बेचारी जेसिका बहुत दुखी होती है। डॉक्टर्स आगे कहते हैं कि रोमन घर के माहौल में रहेगा तो उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आने के चांसेस हैं, इसीलिए काम करिए, आप उसको घर लेके जाइए। जेसिका उसको लेके जाना तो नहीं चाहती, लेकिन और कोई रास्ता नहीं होता। और तो और उसे बस इस बात की तसल्ली है कि रोमन को पिछली कोई भी बात याद नहीं है, मतलब वो भूल चुका है। अब जो भी होगा नए सिरे से शुरू होगा, इसलिए जेसिका को डरने की भी जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ गार्डन में मुरझाए हुए पौधों को देखकर रोमन बड़ा दुखी हो जाता है। अब ये देखकर जेसिका चौंक जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल रियान जैसी हरकतें कर रहा है। और तो और मैंडी को भी वो प्यार से सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर कर भाग जाता है। जेसिका की समझ में नहीं आता कि रियान की तरह ये बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ये रियान के ना होने का फायदा उठाकर मुझे ट्राई तो नहीं कर रहा। इसी कंफ्यूजन में वो मैंडी को लेकर चली जाती है। उस रात जेसिका को नीचे से कोई आवाज आती है, वो जाकर देखती है तो रोमन इनकी वेडिंग वीडियो देख रहा होता है। हालांकि सिर्फ रियान ऐसा करता था पहले। वो जेसिका को प्यार से जैस कहता है तो जेसिका गुस्से में चिल्लाती है कि मुझे जैस बुलाने का हक मैंने सिर्फ रियान को दिया है, समझे, तुम्हें नहीं। रोमन कहता है कि सॉरी, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। और जेसिका गुस्से में उसे खींचकर उसके कमरे में लेके जाकर कहती है कि देखो इस कमरे को, यही है तुम्हारा कमरा, ये तुम्हारी चीजें, ऐसी वियर्ड लाइफ जी रहे थे तुम बहुत ही अलग हो, और इन सारी चीजों को देखकर अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करो, और भगवान के लिए आइंदा कभी मुझे जैस मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोमन को देखकर हमें तरस आता है दोस्तों, थोड़ा तो आता है। शायद बेचारा सच में सब कुछ भूल गया है, लेकिन ये रियान की तरह बिहेव क्यों कर रहा है ये तो फिलहाल नहीं पता। अगले सीन में जेसिका अपनी एक कॉलीग को अपनी दुविधा बताती है, तो वो कहती है कि तुम पहले भी मुझे बता चुके हो कि रोमन कितना बुरा आदमी है, मुझे तो लगता है कि वो कोई ड्रामा कर रहा है, तुम उससे सावधान रहना। अगले दिन जेसिका कैजी को कॉल करके बुला लेती है ताकि वो रोमन से बात करके उसे कुछ न कुछ याद दिला सके, क्योंकि कैजी के साथ उसके काफी सारे मोमेंट्स हैं। रोमन को गार्डन में काम करते देखकर कैजी भी चौंक जाती है कि ये तो ऐसे कभी काम नहीं करता था, अचानक से क्या हो गया इसको। वो रोमन को उसका कोट लौटाती है जो कि रोमन एक्सीडेंट से पहले कैजी के घर पे भूल गया था, लेकिन रोमन एकदम कैजुअली पूछता है आप हैं कौन, और ये मेरा कोट तो नहीं है, कहीं आप मेरे भाई रोमन की गर्लफ्रेंड तो नहीं। अब यहाँ पे कैजी का सर चकरा जाता है कि या तो ये पागल है या फिर मैं। फिर वो उसको सिगरेट ऑफर करती है, क्योंकि रोमन एक स्मोकर था, पर अब वो कहता है कि मुझे स्मोक करने की आदत ही नहीं है। असल में दोस्तों ये आदत तो रियान की थी, मतलब स्मोक ना करने की आदत रियान की थी, लेकिन अब रोमन का बिहेवियर हूबहू रियान की तरह हो गया है। जेसिका ऊपर से ये सब देख रही होती है। अब तो उसको शक होने लग जाता है कि कहीं एक्सीडेंट के दौरान दोनों की आत्माओं की अदला बदली तो नहीं हो गई। वेल ये सिर्फ फैंटेसी में होता है, ऐसा वो सोचती है। अगले सीन में जेसिका ऑफिस में होती है तो रियान के फोन से जेसिका को एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि अपना बैग चेक करो। जेसिका को अपने बैग में एक रोज मिलता है और रियान की हैंडराइटिंग में लिखा होता है लव यू आर। असल में रियान का फोन रोमन के पास है दोस्तों, और उसी ने जेसिका को ये मैसेज भेजा है, और रियान की तरह उसने जेसिका के बैग में रोज रखकर उसे सरप्राइज करने की कोशिश की थी। तो जेसिका का दिमाग खराब हो जाता है, मतलब वो समझ जाती है कि रोमन बहुत ही बड़ा ड्रामा कर रहा है, और वो गुस्से में रोज को कचड़े में डाल देती है। और एक दिन तो हद हो जाती है, वो रियान की तरह जेसिका के टूथब्रश में पेस्ट लगा के रख देता है, और आज जेसिका के सब्र का बाण खत्म हो जाता है। वो उस पे चिल्लाती कि आखिर तुम चाहते क्या हो, अपने भाई की तरह ये सारी हरकतें क्यों कर रहे हो, देखो मुझे तुमसे चिढ़न है समझे, पहले बता देती हूँ, ये बंद कर दो अपना ड्रामा। कहकर वो जाने लग जाती तो रोमन कुछ ऐसी बातें बताने लग जाता है जो रियान और जेसिका के बीच ही हुई थी, कोई तीसरा नहीं जानता था। कई इंटीमेट बातें भी बताता है वो, तो जेसिका एकदम से फ्रीज हो जाती है। वो अपनी कॉलीग को ये सारी चीजें बताती है और कहती है मुझे तो लगता है रोमन के अंदर रियान की आत्मा है, वरना वो मेरे और रियान के बीच अकेले में हुई सारी पर्सनल बातों को कैसे जानता है, सोचो ना यार। पर उसकी कॉलीग कहती है कि वो तुम्हें पागल बना रहा है जेसिका, उस पर विश्वास मत करो। कुछ दिन तो बीत जाते हैं बढ़िया से, और जेसिका रोज काम खत्म करके हॉस्पिटल जाती है और रियान को देखकर घर लौट जाती है। अभी भी रियान को होश नहीं आया। एक दिन रियान के स्टूडियो में लाइट जल रही होती है। जेसिका देखती है कि रियान ने जेसिका की जो प्रतिमा आधी बना के रखी हुई थी उस पर अब रोमन काम कर रहा है, उसे पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे रोमन को ये कला तो आती नहीं, लेकिन न जाने वो कैसे ये सारी चीजें कर रहा है। अब ये देखकर जेसिका को थोड़ा झटका दोबारा लगता है कि मैं यकीन करूं कि ना करूं। लगता है रोमन के अंदर सच में रियान की आत्मा आ चुकी है। अब उस प्रतिमा को बनाते हुए रोमन के हाथ में चोट आ जाती है और खून भी निकलता है, तो जेसिका उसे कपड़ा देती है और चोट पे बांध देती है। वो कहता है कि थैंक्स जेस, तुम एक मिनट रुकोगी प्लीज। कहकर वो अपने पॉकेट से एक सिल्वर चेन निकालता है, और ये वही चेन है जो रियान ने जेसिका को गिफ्ट की थी। फिर वो टूट गई थी तो रियान ने कहा था कि मैं ठीक करा के तुम्हें वापस पहना दूंगा, लेकिन उसने ये भी कहा था कि तब तक मैं इसको एक सीक्रेट जगह पे सेफ रखूंगा। अब रोमन कहता है कि मैंने इसे ठीक करा दिया है, कहकर वो जेसिका को पहनाता भी है, और यहाँ जेसिका उसे
मना भी नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे फील होने लग जाता है कि ये रोमन नहीं रियान है। पर फिर भी वो कंफ्यूजन में तो है दोस्तों, क्योंकि जो हो रहा है वो सच में कभी हो नहीं सकता ना। फिर रोमन मैंडी को बुलाता है तो वो भी दुम हिलाकर उसके पीछे पीछे आ जाता है, जैसे कि वो रोमन नहीं रियान है। अब ये सारी हरकतें देखकर जेसिका का कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। उस रात वो भूत, आत्मा, पोजेशन वगैरह के बारे में सारी चीजें पढ़ने लग जाती है कि क्या आत्माओं की अदला बदली सच में पॉसिबल है भी या नहीं। उसे एक हिप्नोटिस्ट का पता चलता है और वो अगले ही दिन रोमन को वहां ले जाती है। वो रोमन को हिप्नोटाइज करके उससे कुछ सवाल करता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम करते क्या हो। वो कहता है कि मेरा नाम रियान है और मेरी वाइफ का नाम जेसिका। तो हिप्नोटिस्ट पूछता है कि एक्सीडेंट के दिन तुम्हें कैसा फील हुआ। रोमन कहता है कि एक्सीडेंट के दिन मैं अपने भाई रोमन को देखने के लिए कार में जा रहा था और तब हमें रियान को दिखाते हैं दोस्तों, जिसके हाथ में उसका वेडिंग रिंग है। हर तरफ कोहरा है और तब एक एक्सीडेंट हो जाता है। रोमन बताता है कि मैं सड़क पे खून से लथपथ हालात में पड़ा हुआ था। मैं अपने हाथ पैर हिला भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि मेरा भाई रोमन दूसरी ओर पड़ा हुआ है और उसकी बहुत चोटें लगी हुई है, खून निकल गया है। मैंने उसे आवाज दी लेकिन मेरी आवाज बाहर निकली ही नहीं। फिर एम्बुलेंस आई, डॉक्टर्स ने हम दोनों को शॉक दिया और तब मैंने देखा कि मेरा खून बहकर मेरे भाई के खून से जा मिला। ये कहते कहते अचानक रोमन चिल्लाकर उठ जाता है और कहता है कि इसके आगे मैं और सोच भी नहीं सकता, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। फिर जेसिका उसे घर ले आ जाती है। जेसिका का कंफ्यूजन और क्लियर होने के बजाय बढ़ जाता है दोस्तों। या तो खून के मिल जाने से उस पल में रियान की आत्मा रोमन के अंदर आ गई थी या फिर कुछ और ही हो गया था। उसकी कुछ समझ में नहीं आता। वो नहाकर अपने बेड पे लेट जाती है तो अचानक उसे फील होता है कि कोई पीछे सो रहा है और एकदम से शॉक होकर उठती है तो रोमन लेटा होता है। वो कहता है कि मेरा विश्वास करो जेसिका, मैं ही रियान हूँ। पर जेसिका कहती है कि जो भी हो प्लीज कल सुबह बात करेंगे, अभी प्लीज अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रोमन कहता है कि प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। उस एक्सीडेंट के बाद मुझे बहुत ही डर लगता है, सोता हूँ तो बहुत ही बुरे सपने आते हैं। मैं अपने कमरे में सो नहीं पाता अकेले, मुझे प्लीज यहाँ फर्श पे कम से कम सोने तो दो, फर्श पे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पर जेसिका नहीं मानती ना, तो वो दुखी होकर चला जाता है। अगले दिन जेसिका कैसी को बुलाती है और कहती है तुम रोमन को बाहर लेके जाओ, तुम लोग अक्सर जहाँ जाते थे वहाँ लेके जाओ, उससे बात करो, शायद उसे पुरानी बातें याद आ जाए। वो भी लेके जाती है रोमन को, लेकिन रोमन को कुछ याद नहीं आता। कैसी उसे उकसाने की कोशिश करती कि मुझे मारो, क्योंकि मुझे मारने से तुम्हें बड़ा मजा आता था, मारो मुझे। लेकिन नहीं, वो तो एकदम रियान की तरह शांति से कहता है कि मुझे ये मारना पीटना अच्छा नहीं लगता और तुम मुझे पीटने के लिए क्यों कह रही हो? जैस ने मुझे तुम्हारे साथ जाने को कहा था सो मैं आ गया, पता नहीं तुम ये सब क्यों कर रही हो। कहकर वो चुपचाप शांति से जाने लग जाता है दोस्तों। दूसरी ओर जेसिका काम के बाद हॉस्पिटल जाती है और रियान के पास बैठी होती है कि अब इसको होश आएगा, अब आएगा। असल में आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है दोस्तों, यानी एक्सीडेंट के बाद 1 साल गुजर चुका है। जेसिका उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करके जाती है, लेकिन तभी उसके हाथ से वेडिंग रिंग नीचे गिर जाता है। ये देखकर जेसिका फील करती है कि जरूर ये शरीर रियान का है, लेकिन उसकी आत्मा इसके अंदर नहीं बल्कि रोमन के शरीर में है। वरना वेडिंग एनिवर्सरी के दिन उसके हाथ से इस तरह रिंग तो नहीं गिरता कभी भी। मतलब वो ऐसे ही एक तरफ से अपने दिमाग में इमेजिन कर रही है, ये नहीं होना चाहिए था। और आप तो जानते ही हैं कि जेसिका इन मामलों में थोड़ी अंधविश्वासी है कि ऐसा हो गया तो अब शगुन हो गया। ऊपर से ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है। अपना शक दूर करने के लिए वो उसी जगह जाकर वेट करती है जहां वो रियान को पिकअप करने जाती थी। और रियान की आदत थी ना कि वो कभी पीछे से, कभी सामने से, कभी यहाँ से, कभी वहां से उसे सरप्राइज करता था। और जेसिका को भी ये पता होता था दोस्तों, तो जब भी वो मुड़कर देखती थी तो पीछे रियान खड़ा होता था। तो जेसिका उसी जगह खड़ी होती है और मुड़कर देखती है तो वहाँ रियान की तरह रोमन खड़ा होता है और उसे सरप्राइज कहता है। फिर दोनों कार में बैठे होते हैं और अब जेसिका कहती है कि तुम मेरे और रियान के बीच हुई सारी बातें जानते होंगे ना, लेकिन एक ऐसी बात जो तुम्हें पता नहीं होगी वो मुझे बताओ, और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें नहीं पता होगी वो। कहकर वो एक फोटो दिखाती है और बताती है ये मेरे और रियान के हनीमून ट्रिप में लिया गया था और इसे एक बुजुर्ग कपल ने क्लिक किया था। और इस फोटो को क्लिक करते वक्त रियान ने मेरे कान में कुछ कहा था, वो बात मेरे और रियान के अलावा कोई नहीं जान सकता। अगर तुम रियान हो तो बताओ वो क्या बात थी। दोस्तों कमाल हो गया। रोमन उस दिन हुई सारी घटनाओं को डिटेल्स में बताते हुए कहता है, हाँ एक बुजुर्ग और हैप्पी कपल ने हमारी फोटो क्लिक की थी, तब मैंने तुम्हारे कान में कहा था कि वो बुजुर्ग कपल ही हमारा फ्यूचर है। मतलब जब हम बूढ़े होंगे तो उस कपल की तरह तब भी साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। और उसी मोमेंट में उन्होंने ये फोटो क्लिक की थी। सुनकर जेसिका की आंखें भर आती है, क्योंकि रियान ने एग्जैक्टली यही कहा था। असल में 110% जेसिका को इस बात पे यकीन हो जाता है कि ये रोमन नहीं है, इसके अंदर रियान है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो रियान, मैंने तुम्हें रोमन समझकर तुम्हें बहुत ही दुख पहुंचाया। कहकर वो उसे किस भी करती है और फिर वो इंटीमेट भी होते हैं। दूसरी ओर रियान को दिखाते हैं। अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसी मोमेंट में
यहाँ रोमन की आंख खुलती है। जेसिका पूछती क्या हो गया, तो वो कहता है कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। इसके बाद दोनों की लाइफ में खुशियां भर जाती हैं। वक्त गुजरता है। इसी बीच डॉक्टर्स बताते हैं कि रियान की हालत में कोई सुधार नहीं आया। हमें नहीं लगता कि वो कभी होश में आ भी पाएगा। अब फैसला आपको करना है, उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए या फिर इसी तरह जिंदा रखा जाए। दोनों कहते हैं कि चाहे जितने भी साल लग जाएं, हम रियान का ख्याल रखेंगे, फिर चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना हो जाए। अब अगले सीन में रोमन स्टूडियो में काम कर रहा होता है तो जेसिका आकर बताती है, रियान एक खुशखबरी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुनकर रोमन बड़ा खुश होता है। मतलब हमारे लिए वो रोमन है, लेकिन जेसिका के हिसाब से महज रोमन का शरीर है, अंदर रियान की आत्मा है। तो आप भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों। रोमन बड़ा खुश होता है, लेकिन जेसिका कहती है अब लोग क्या कहेंगे, सब जानते हैं कि रियान वहाँ कोमा में है और तुम तो सभी के लिए रोमन हो, तो हमारे बारे में अब लोग तरह तरह की बातें करेंगे। रोमन कहता है तुम ऐसा क्यों सोचती हो, हम तो सच जानते हैं, क्या ये काफी नहीं। फिर दोनों रोमांटिक होने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कैजी आ जाती है और इन्हें इस हाल में देखकर वो समझ जाती है कि अच्छा, तो इसीलिए रोमन मुझे ना पहचानने की एक्टिंग कर रहा था ताकि अपने भाई की वाइफ के साथ यहाँ मजे कर सके। अब दोस्तों ये लोग उसे तो बता नहीं सकते ना कि बॉडी की अदला बदली, आत्मा की अदला बदली हो चुकी है, और अगर बताएंगे भी तो वो विश्वास नहीं करेगी। वो गुस्से में जेसिका की प्रतिमा को तोड़कर चली जाती है और जेसिका को कैजी के लिए बुरा तो लगता है दोस्तों, लेकिन रोमन उसको दिलासा देता है कि वो हमें गलत समझे या सही, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम इस बारे में ज्यादा टेंशन मत लो प्लीज, इससे बच्चे को तकलीफ होगी ना, ये हमारा बच्चा है और इसके पैदा होने के बाद हमारी लाइफ बहुत ही बढ़िया रहेगी, चिंता मत करो। लेकिन फिर भी जेसिका का दिल नहीं मानता और वो कैजी से बात करने उसके घर जाती है। घर खुला होता है और अंदर भी कोई नहीं होता, लेकिन बाथरूम में जेसिका को ऐसे लगता है जैसे कि कोई फांसी पे लटका हुआ है। वो घबराकर पर्दा हटाती है तो एक लॉन्ग कोट लटकाया होता है। फिर जेसिका घर लौट आती है। अगले सीन में जेसिका रोमन को कॉल करके बताती है कि आज मैं चेकअप के लिए आई हूँ, स्कैन रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बताया कि बच्चा बहुत ही हेल्दी है, बधाई हो। और रोमन अपनी गाड़ी रोककर उससे बातें कर रहा होता है, बहुत ही खुश दिखता है वो, लेकिन इसी दौरान वो अपनी ट्रक के पीछे रखी किसी चीज को कवर कर रहा होता है, पता नहीं क्या चीज है दोस्तों वो। और यहाँ डॉक्टर जेसिका को चेकअप कर रही होती है तो उसकी गर्दन पे रैशेस देखकर पूछती है, कहीं इस चेन की वजह से आपको एलर्जी तो नहीं हो रही। जेसिका कहती नहीं, ये तो सिल्वर है, इससे मुझे एलर्जी नहीं होती। तो डॉक्टर कहती है सिल्वर तो नहीं लगता, बल्कि कोई चीप मेटल लगता है। खैर फिक्र मत करो, प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब दोस्तों जेसिका इसे कैजुअली नहीं लेती, उसे फिर से शक होने लग जाता है। घर आकर वो अपना चेन उतार कर देख रही होती है तो रोमन आ जाता है, तो जेसिका अपना चेन छुपा लेती है। रोमन जेसिका के स्कैन फोटोज वगैरह देख रहा होता है और फिर जेसिका को देखकर पूछता है कि तुम्हारा चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है। तो वो सिर्फ इतना कहती है कि मैं थक गई हूँ, वैसे भी आजकल थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है प्रेगनेंसी की वजह से। लेकिन जेसिका को अब शक है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं ये रियान ना होकर रोमन हुआ तो और उसका दिया हुआ ये चेन शायद वो नहीं है जो रियान ने पहले मुझे दिया था, क्योंकि जो रियान ने असल में दिया था शायद वो असली सिल्वर था, उससे मुझे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन ये पता नहीं क्या है। दोस्तों इस तरह वो कंफ्यूज हो जाती है। यही सारी बातें सोच सोच कर उसको रात में नींद नहीं आती और अपना शक दूर करने के लिए वो चुपचाप नीचे किचन में जाती है और उस ग्लास पेंडेंट को एक कपड़े में लपेटकर उस पर एक लकड़ी का शीट रखकर उसे तोड़ती है ताकि उसके टूटने की आवाज ना आए। उसके अंदर होता है कागज जो कि रियान के दिए हुए लॉकेट के अंदर भी था। रियान और जेसिका की पहली एनिवर्सरी पर जब रियान ने जेसिका को एक गिफ्ट दिया था तो उसने कहा था उस पेपर में फॉरएवर शब्द लिखा हुआ है। तो अब जेसिका इस पेपर को देखती है, इस पर भी फॉरएवर लिखा होता है। तब जाकर उसको तसल्ली होती है कि ये रोमन नहीं रियान ही है, मैं ही उसको दोबारा गलत समझ रही थी। अगले दिन रोमन से पूछताछ करने के लिए पुलिस आती है। दरअसल दोस्तों 1 महीने से कैसी गायब है और क्योंकि उन्हें पता चला है कि रोमन उसका बॉयफ्रेंड है तो इसीलिए वो उससे पूछताछ करने आ चुके हैं। पर रोमन कहता है कि सर मुझे तो उससे मिले हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। वो भी चले जाते हैं दोस्तों पूछताछ करके। लेकिन अब जेसिका फिर से परेशान कि मैं अपनी तरफ से जितनी भी तसल्ली कर लूं फिर भी शक करने के लिए बार बार नई वजह आ जाती है, कहीं रोमन ने कैजी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। यही सोचकर जेसिका अपने केस फाइल्स वगैरह को देखकर घर आती है तो रोमन का ट्रक खड़ा होता है, पीछे के हिस्से को कवर किया होता है। तो जेसिका शक के मारे कवर हटाती है पर वहाँ सिर्फ लकड़ी के गट्ठे रखे होते हैं। अब जेसिका चैन की सांस लेती है और ठान लेती है इस बार भी मेरा शक गलत गया, मेरे साथ जो है वो रियान ही है, ये पक्का है। ये फैसला करके दोस्तों वो नई शुरुआत करने की कोशिश करती है। काम पे जाने से पहले वो रोमन को किस करके जाती है और हमेशा की तरह लेटर बॉक्स को चेक करती है जहाँ रियान उसके लिए लेटर छोड़कर जाया करता था। आज एक नया लेटर होता है जिसको देखकर जेसिका बड़ी खुश होती है। हूबहू रियान की हैंडराइटिंग होती है उसमें। तो इसके बाद
जेसिका रोमन को शक की नजर से कभी देखती नहीं और दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। एक वीकेंड की बात है, जेसिका कुछ चीजों को यहाँ से वहाँ कर रही होती है तो एक फोटो नीचे गिर जाती है और उसका ग्लास टूट जाता है। वो परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया, लेकिन फोटो का टूटना तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उससे भी बड़ा शॉक और ट्विस्ट उसके लिए वेट कर रहा था। उस फोटो के पीछे एक सिल्वर चेन होता है और यही है रियान का दिया हुआ वो ओरिजिनल चेन जिसे रियान ने एक सेफ जगह पे छुपा के रखने की बात की थी। तो उसने उस चेन को इस फोटो के पीछे छुपा के रख दिया था क्योंकि शायद यही उसको सेफ जगह लगी। अगर ये ओरिजिनल है तो फिर वो चेन जो रोमन ने रियान बनकर जेसिका को दी वो क्या थी? जी हाँ दोस्तों, वो सिल्वर नहीं था और ना ही वो रियान है, वो पक्का रोमन ही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन रियान और जेसिका के बीच की हर बात रोमन को कैसे पता चली? उनकी इंटीमेट से इंटीमेट बातें, वो कान वाली बातें जो बुजुर्ग के सामने कही थी, वो तो इम्पॉसिबल थी जानना यार। असल में रियान और जेसिका ने अपने लिए एक मेमोरी बॉक्स रखा था जिसमें जेसिका के लिए रियान का लिखा हुआ हर खत, इनके बीच हुई हर छोटी बड़ी बातें सब रियान ने लिख के रखी होती हैं। ये बॉक्स लॉक्ड रहता था लेकिन अब ये खुला है और लगता है रोमन ने इसे बिना चाबी के खोलने में सफलता पा ली थी और रियान और जेसिका की गैर मौजूदगी में उसने ये सारे खत इंच बाय इंच, वर्ड बाय वर्ड पढ़कर अपने दिमाग में उतार लिए थे। इस तरह वो इनके सारे सीक्रेट्स, इंटीमेट बातें, सारी चीजें जान गया था। हनीमून में वो बुजुर्ग कपल से हुई बातें, उसका रियान और जेसिका की फोटो क्लिक करना और तब रियान का जेसिका के कान में कुछ कहना, ये सब साफ साफ उसमें रियान ने लिख के रखा हुआ था। मतलब रियान ने सारी चीजें लिख दी थी यार। और इन्हीं खतों की वजह से रोमन जेसिका के साथ इतना बड़ा धोखा कर पाया और जेसिका को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहा कि वो रोमन नहीं रियान है। ये तो फिर भी 2009 की कहानी है दोस्तों। उस वक्त अगर खतों और फोटोज के जरिए इस कदर किसी की आइडेंटिटी चोरी हो सकती है, तो आज जो हम अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी हर पर्सनल फोटोज, रोजमर्रा की हर बात सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, तो क्या ये चोरी नहीं हो सकता? जरा सोच कर देखिएगा। इसलिए सावधान रहना दोस्तों। खैर, तो अब जेसिका को रोमन की असलियत पता चल चुकी है और उसे लगता है कि रोमन ने ही कैजी के साथ कुछ बुरा किया होगा या फिर उसको जान से मार डाला होगा। अब वो जल्दी से जल्दी यहाँ से बचकर निकल जाना चाहती है, क्योंकि अगर रोमन को शक हो गया कि जेसिका को सच पता चल चुका है तो वो उसको पक्का मार डालेगा, जेसिका की जान तक ले सकता है वो। ऑफ कोर्स यार। तभी पीछे से एक हाथ उसकी गर्दन पे आता है, वो घबरा जाती है। असल में रोमन उसे हक करने आया था और कहता है, हनी ये सब क्या कर रही हो, चलो मिलकर मस्त कुकिंग करते हैं। लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? जेसिका घबरा जाती है और कहती है, वो तुमने अचानक से पीछे से मुझे पकड़ा तो मैं डर गई, मुझे जरा बाथरूम जाना है प्लीज। ये कहकर वो बाथरूम जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। अब वो खिड़की के जरिए बचने की सोचती है, लेकिन ऊपर से नीचे कूदना तो इम्पॉसिबल है। ऊपर से रोमन है कि दरवाजे पे खड़ा उसका इंतजार कर रहा है कि कब आएगी। कुछ देर के बाद वो कहता है कि तुम आराम से आ जाओ हनी, मैं पहले जाकर कुकिंग शुरू करता हूँ। कहकर वो नीचे कुकिंग में चला जाता है और जेसिका धीरे धीरे नीचे आती है तो रोमन किचन में होता है और किचन के बिल्कुल पास ही बाहर का दरवाजा है। जेसिका तो दबे पैर जाकर दरवाजा खोलने की सोच रही होती है कि रोमन किचन से निकल आता है और उसके हाथ में चाकू भी है। जेसिका तो सोच लेती है कि आज तो मेरी मौत आनी पक्की है, पर वो एकदम कैजुअली कहता है, हनी मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। कहकर वो जेसिका को रियान के स्टूडियो में लेके जाता है और कहता है कि ये देखो स्वीटी, उस दिन कैजी ने तुम्हारी प्रतिमा तोड़ दी थी, लेकिन मैंने फिर से बना ली, एकदम तुम्हारी तरह लग रही है ना। तो इस तरह उसे बातों में उलझाकर जेसिका दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती, लेकिन रोमन को पहले से भनक लग गई थी। वो दरवाजा लॉक करके चाबी को दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है मेरी जान, मुझे बताओ, मैं खुद तुम्हें लेके जाऊंगा। तो जेसिका चिल्लाती कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, मुझे विश्वास क्यों दिलाया कि तुम रियान हो। एक मिनट के लिए वो कंफ्यूज लगता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो जेसिका, मैं रियान ही तो हूँ। जेसिका कहती है, मैं सब जान चुकी हूँ, तुम किस कदर गिर सकते हो वो भी जान चुकी हूँ, अब तुम्हारी एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। और रोमन अपने असली कैरेक्टर में आ जाता है और कहता है कि हाँ मैं रियान नहीं रोमन हूँ, पर तुम्हें इससे क्या, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल करता हूँ, क्या तुम्हें रियान की कमी कभी महसूस होने दी मैंने? नहीं ना, वो तुमसे जितना प्यार करता था उससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे करता हूँ और तुम्हारे उससे मिलने से पहले मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जेसिका चिल्लाती है कि मत कहो ऐसा, मुझे घिन आती है तुम्हारी बातों से। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रोमन ने कब ये नाटक करने का फैसला किया था। आइए जरा जानते हैं। रोमन और रियान कोमा में पड़े हुए थे। रियान को तो होश नहीं आया, लेकिन रोमन को होश आ गया। अपने भाई को इस तरह पड़े हुए देखकर उसने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। उसे लगा कि रियान के रहते तो वो जेसिका को पा नहीं सकेगा, लेकिन ये उसे पाने का बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। इस पॉइंट पर उसने एक मास्टर प्लान बनाया और अपने आप को एकदम रियान के कैरेक्टर में ढाल दिया। इनके डॉग मैंडी को भी वो अपने कंट्रोल में लाने में सफल हुआ। रियान ने जेसिका को जो सिल्वर चेन गिफ्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह का चेन उसने बनवाया, लेकिन वो सिल्वर नहीं, कोई चीप मेटल था। और रही सबसे बड़ी बात प्रतिमा बनाने की, तो वो तो बस जेसिका के सामने उसे बनाने की एक्टिंग करता था
लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में रोमन किसी दूसरे मूर्तिकार से उसे बनवा कर लेकर आया होता है। और तो और अपनी गर्लफ्रेंड कैजी को भी उसी ने मार डाला था। और उस दिन बारिश में वो अपने ट्रक में जिस चीज को कवर कर रहा था ना, वो कैजी की लाश ही थी। तो प्रेजेंट में वो कहता है कि ये सब मैंने किसके लिए किया पता है? तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ खुशियों से भरी एक लाइफ जीने के लिए। तो जेसिका भड़क जाती है और कहती है कि इतने समय से मैं तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई, हर पल जब तुमने मुझे छुआ, अब उस पल को सोचकर मुझे बहुत घिन आ रही है। ये सुनकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो जेसिका को जोर से मार देता है। जेसिका गिर पड़ती है। इसी वक्त वहाँ हॉस्पिटल में पड़े हुए रियान को शायद कुछ सेंस होता है। उसे अचानक दौरा पड़ता है। डॉक्टर्स उसे ट्रीट कर रहे होते हैं और यहाँ जेसिका घबरा जाती है कि कहीं मेरे पेट में चोट लगी, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। बच्चे की बात आई तो रोमन इमोशनल हो जाता है और जेसिका के पास आकर कहता है क्या हो गया? तो मौका पाकर जेसिका एक मूर्ति उस पर दे मारती है और वो गिर जाता है। इसी बीच चाबी उठाकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वो उठ जाता है दोस्तों और जेसिका को पकड़ लेता है। फिर उसे टेबल पे डालकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में रियान का पल्स रुक जाता है। डॉक्टर्स को लगता है कि वो मर चुका है। इसी बीच यहाँ पे जेसिका एक नाइफ निकालने में सफल हो जाती है और उसे रोमन की गर्दन में घुसेड़ देती है। और उसी मोमेंट में वहाँ रियान दोस्तों, जिसे डॉक्टर्स मरा हुआ समझ रहे थे, झट से उसका हाथ उठता है और वो डॉक्टर को कस के पकड़ लेता है। ऐसा लगता है जैसे रियान इतनी जल्दी अपनी जान को गिव अप नहीं करेगा। उसे होश में आते देखकर डॉक्टर्स फिर से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और यहाँ चाकू रोमन की गर्दन में काफी गहरा उतर चुका था, जिसकी वजह से वो तड़प तड़प कर ऑन द स्पॉट मर जाता है। अगले सीन में जेसिका भी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उसका चेकअप होता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके लिए खुशखबरी है। तो जेसिका एक पल के लिए खुश हो जाती है कि रियान को होश आ गया, पर नहीं। डॉक्टर कहता है कि आपका होने वाला बच्चा एकदम सेफ और हेल्दी है, उसे कुछ नहीं हुआ। दरअसल बच्चा रियान का नहीं रोमन का है, लेकिन फिर भी माँ तो जेसिका ही है ना, इसलिए वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को सेफ रखना चाहती है। पूछती है कि मेरे पति कैसे हैं, क्या उन्हें होश आएगा? तो डॉक्टर कहता है कि कल रियान को कुछ देर के लिए दौरा पड़ा और अचानक उसका पल्स रुक गया। फिर अचानक एक पल के लिए होश आया और जब उसने मेरा हाथ कस के पकड़ा तो मुझे लगा वो बस आपको देखने के लिए अपनी जान को कस के पकड़े हुए है, इसलिए मुझे लगता है वो जल्दी होश में आ जाएगा और आपको आपका पति वापस मिलेगा। फिर जेसिका रियान के पास जाती है और उसे बताती है कि रोमन के कत्ल के केस में मुझे सजा जरूर होगी, लेकिन 1 या 2 साल में मैं बाहर आ जाऊंगी, तब आकर तुमसे मिलूंगी और फिर हम एक नई शुरुआत करेंगे, कहकर वो प्यार से रियान का माथा चूम कर बाहर आ जाती है। और रियान ने उसके लिए जो पेंडेंट दिया था उसे अब वो एक काले धागे में पिरोकर अपने गले में बांध देती है। तभी पीछे से 2 हाथ आकर उसे बांधने में मदद करते हैं, या फिर ये जेसिका को ऐसा लगता है। वो मूर्ति तो कोई नहीं होता वैसे, लेकिन जेसिका का विश्वास है कि रियान जरूर होश में आएगा, क्योंकि वो फील कर पाती है कि रियान उसके साथ है और इसी फीलिंग के साथ वो स्माइल करती है और कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा ये ड्रामा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।